लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 6 के मेरे विद्यार्थियों। स्पेशली मैं क्लास 6 के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, बीच में किसी कारणवश मेरा वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए मुझे खेद है और क्षमा याचिका भी है आप लोगों से। लेकिन क्लास 6 का मैं अभी तक पिछले 2 वीडियो में 6 पेज तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप उसको पहले देख सकते हैं। अभी मैं आज सामाजिक विज्ञान क्लास 6 के अध्याय 1 के पेज नंबर 7, 8, 9 को पढ़ाऊँगा। 7, 8, 9 में क्या विविधता की समझ को, अध्याय का नाम है विविधता की समझ, जिसे पेज नंबर 7, 8, 9 में आज पढ़ाऊँगा। अध्याय प्रथम का है, फर्स्ट लेसन का है। तो आप लोग पीछे इसके 2 वीडियोज़ हैं, इसके पहले वाले वीडियोज़ के सारे उसमें 6 पेज तक का सारा नॉलेज उसमें दिए हैं। आप उसके आगे अब मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, आप लोग उसको गौर से सुनिएगा और अपने किताबों में देखिएगा, काफ़ी चीज़ समझ में आएगा। किताब कहता है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ये एक प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर अपने कॉपी में लिखिएगा और अपने से जो बड़े हैं, जो भैया है, चाचा है, पापा है, मम्मी है, जो भी है अपने घर में जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप दिखाइए और उनसे पूछिए विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिएगा। ऐसे बात हो रही है समीर की। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। जैसे कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, एक ही क्लास में बैठने वाले लोग, तो उस प्रकार से अलग विविधता, अलग अलग चीज़ हुई। तो इसी की बात किताब कह रहा है। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाया होगा, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। जैसे यहाँ पर कई प्रकार के लोग एक ही क्लास में बैठते हैं, कई संप्रदाय के लोग, कई धर्म के लोग, कई जातियों के लोग एक ही क्लास में बैठते हैं। अमीर आदमी, गरीब आदमी, सब लोग एक ही क्लास में बैठ के पढ़ता है। तो उसमें जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता होगा या इस्लाम धर्म से होगा, उसकी वेशभूषा अलग होगी। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म की सबसे खूबसूरत अच्छाइयाँ कहिए या खूबसूरत चीज़ें कहिए कि जो महिलाएं कपड़ा पहनती हैं, उनकी आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मैं इसमें स्त्रियों के स्वतंत्रता का मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सभ्यता की बात कर रहा हूँ, जो इस्लामिक सभ्यता है, वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं आगे इस बारे में बताऊँ आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जितना आप नॉलेज लेंगे उतना आप ज़्यादा कहानी बना सकते हैं, या अपने आप को बोल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और अच्छे तरीके से। उसका सबसे बड़ा और अच्छा चीज़ है, आप जितना हो सके उतना अध्ययन कीजिए, उतना नॉलेज लीजिए। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। जो लोग, जैसे पिक्चर बनती है, अभी एक मूवी आई है हाल ही में, जवान मूवी शाहरुख खान की, उसमें वास्तविक घटनाओं को लिया गया है। वैसे समाज में, देश में, राज्य में वैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसी पर उसका थोड़ा सा क्या किया गया है, उसी के आधार पर उस पिक्चर को बनाया गया है, उस कहानी को लिखा गया है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। बहुत ऐसी किताबें हैं जो आप लोग खोजेंगे तो मिलेगा। आप लोगों के अंदर उत्सुकता होना चाहिए पढ़ने की, जानने की। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और, पेज नंबर 8 पर मैं आ गया हूँ, आप लोग अपने किताबों को पेज नंबर 8 पर आकर देख सकते हैं। सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए,
स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों को निकाल कर कुछ साहस के कहानियाँ लिखी। जैसे जो लेखक होते हैं किसी कहानी को लिखने के लिए उस चीज़ में डूब जाते हैं। किसी ने बचपन की कहानी लिखी तो उन्होंने बचपन में अपनी घटनाओं को लिखा होगा, तो चीज़ लोग पढ़ते हैं तो जो लोग दूसरे लोग पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है, पढ़ के मज़ा आता है। कभी कहानी पढ़ के देखिए, कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा। और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वो कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। किताब कह रहा है कि ऐसी एक जगह हो जहाँ पर लोग सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो, वहाँ पर जानवर केवल हिरण और कौवा हो, वहाँ पर केवल 2 रंग का ही लोग कपड़ा पहनता हो, वहाँ पर केवल आलू खाते ही लोग हो। तो इस केवल सीमित चीज़ों में, केवल उतने ही चीज़ों में कौन सी कहानी लिखी जा सकती है? एक आप लोग कहानी लिखकर देख सकते हैं, सोच सकते हैं। आप खाली समय है, पढ़ने के बाद आप लोग एंजॉय कीजिए। नहीं लिख सकते हैं तो मन में मंथन कीजिए, जैसे कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग जहाँ होंगे वहाँ कैसा क्या होता होगा। भारत में विविधता हेडिंग है और उसके आगे हम लोग चलते हैं। भारत विविधताओं का देश है। भारत किसका देश है? विविधताओं का देश है। मतलब कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, सब चीज़। धर्म भी विभिन्न है, विभिन्न मतलब कि बहुत सारे, जाति भी विभिन्न है, रहन सहन सब चीज़ विभिन्न है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, सही बात है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, सही बात है। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। बात सही है। कोई नमाज़ पढ़ता है तो भी पूजा ही करता है। हम लोग पूजा करते हैं, इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं। कर क्या रहे हैं? अध्यात्म से ही जुड़ रहे हैं। कोई अल्लाह के प्रति जुड़ रहा है, कोई ईसा मसीह के प्रति जुड़ रहा है, कोई गुरु नानक देव के प्रति जुड़ रहा है, कोई सनातन के प्रति जुड़ रहा है। तो सबका उद्देश्य सनातन से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना ही है। बाकी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम विविधता को कैसे समझें, हेडिंग है आपका। उसके आगे चलते हैं। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। जरा सोचिए कौन सी दुनिया होगी और कौन सा समय होगा जिस समय हवाई जहाज़, रेल और गाड़ी और जीप, कार, मोटरसाइकिल नहीं होंगी। उस समय लोग इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक की सफ़र कैसे करते होंगे? ये तो सोचने योग्य बातें हैं। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा ही होता था उस समय। पानी के जहाज़ तो प्राचीन समय की जहाज़ है और एक यात्रा करने का सुगम कहे तो एक साधन है। और घोड़े हुआ ही करते थे। ऊँट रेगिस्तानों में, या ऊँट पहले का जो रोड था, ये पिच तो हुआ नहीं करता था, सब रेगिस्तानी टाइप का था, जंगल ही टाइप का था। तो ऊँट भी हमको लग रहा है कि उस समय अपना सवारी ढोते होंगे, उसमें भी एकमात्र यात्रा का साधन होगा। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। पहले क्या था कि जिस जगह पे लोग चलते थे उस जगह पे खेती कर लेते थे, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए वहीं पे बस जाते थे। फिर अगर नेक्स्ट चल रहे हैं, आगे कहीं गए, वहाँ पर खेती कर ले, वहीं पर रुके गए। इस तरीके से किसी का कुछ था नहीं, किसी का पर्सनल कुछ नहीं था, सबका सार्वजनिक था, सब चीज़ सबका सार्वजनिक था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन बुद्धि बढ़ता गया, लोग लोभी होते गए, अपना अपना लोग बनाते गए, वैसे ही समाज का विकास हुआ। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, ये तो बात सही है। जहाज़ से, पानी के जहाज़ से
घोड़ा से, ऊँट से इस छोर से उस छोर तक जाना हो, जैसे कन्याकुमारी से कच्छ तक जाना हो तो समस्या होगी, समय लगेगा ही। एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाना हो तो समस्या होगी और समय लगेगा ही। इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग बार बार अपना घर बार छोड़ दिया करते थे या छोड़ के चले जाते थे दूसरे जगह। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें जो वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। कहने का मतलब ये है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगा और बताऊँगा इसके बारे में। जब बाढ़ के कारण और युद्ध के कारण या सूखा पड़ जाने के कारण व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के किसी ऐसी जगह चला जाता था जहां पर जमीन में नमी हो, या उस जगह पे सूखा न पड़ा हो या युद्ध न हो, सब चीज सामान्य दृष्टि में हो रहा हो, वैसे जगह पे लोग चले जाते थे और वहां पर बस के फिर वहां पर खेती करते थे। वहां पर अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए व्यवस्था करते थे। तो होता क्या था कि जिस जगह से छोड़ के आए वहां की संस्कृति दूसरी है, वहां की सभ्यता, रहन सहन दूसरा है। वो कहीं दूसरे जगह गए हैं तो वहां की संस्कृति दूसरी है। अब क्या हुआ कि वहां की संस्कृति वहां की और जहाँ गए वहां की संस्कृति, दोनों की संस्कृति आपस में क्या हो गई, लड़ गई का मतलब है कि मिली तो कुछ लोग जो अच्छा चीज लगा उसको संस्कृति में अपना लिए लोग, और जो चीज अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिए। और कुछ पुरानी संस्कृतियां है उसको मान्यता है कि सही चीज है तो उसको अपने साथ लेके चल रही है। समाज चली जाती थी, समाज का मतलब है जो लोग चले जाते थे, लोगों से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। तो उसी की ये बात कर रहा है, जो संस्कृति का प्रभाव पड़ते थे उसमें बहुत सारे ऐसे इतिहास का उत्कर्ष हुआ है, तो इतिहास का सृजन हुआ जो नई संस्कृति और सभ्यता का दिशा निर्देश किया। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खान पान की आदतें में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे, काम भी अलग होगा। जो समुद्र के पास रहने वाले लोग हैं उनका काम, उनका रहन, उनका सहन, उनका वातावरण, वहाँ का मौसम सब अलग होगा। ठीक उसी प्रकार जो पहाड़ पे लोग रहते होंगे उसका भी जो वातावरण, रहन सहन, खान वेशभूषा जो है, खान पान वेशभूषा सब अलग होगा। उसी की बात किताब कर रहा है, उसी को बता रहा है कि क्या है, विविधता इसमें है। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। शहर के लोग बड़े बड़े एसी वाले रूम में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, पैसा दिए सब्जी उगा कर लेके चले, सब्जी खरीद के लेके चले हैं, उगा कर। तो उनको इस चीज का महत्व ही नहीं है कि कौन सी सब्जी किस सीजन में होता है और कौन सी सब्जी जमीन के अंदर होगी, कौन सी सब्जी जमीन के बाहर, कौन सा फसल कैसे होगा, किस समय, उनसे उसका उनको अनुभव नहीं है। तो उनकी जो वेशभूषा, रहन सहन, भाषा
वो भी क्या है, उन लोगों से अलग है, जो किससे, किसानों से अलग है, जो सब्जी उगाते हैं और अनाज उगाते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरणों के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब मैं आपको केवल 7, 8, 9 पेज वाला ही किताब आज मैं पढ़ाने वाला था, जो मैं पढ़ाया केरल और लद्दाख के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मैं इस वीडियो को जो भी देख रहा है अपने 6 में पढ़ने वाले बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को दिखाइए और 6 का किताब जो है पॉलिटिकल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, उसे से सीखने को उनको मिलेगा, उसका लाभ उनको मिलेगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊं सामाजिक विज्ञान को, कि आप लोग सामाजिक विज्ञान को और अच्छे से विस्तार से समझिए। और आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।